अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 केमिकल कम्बिनेशंस। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने केमिस्ट्री, उसकी ब्रांचेस, उसकी डेफिनेशंस और उसका जो हमारे डेली लाइफ में रोल होता है वो हम लोगों ने स्टडी किया था। आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 केमिकल कम्बिनेशंस जो हैं वो स्टडी करते हैं। पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझा देता हूँ कि केमिकल चीज़ होती क्या है, कम्बिनेशन चीज़ क्या होती है, देन हम फर्दर इसको डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। केमिकल मीन्स दैट 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, 2 तरह की चेंजेस होती हैं जो हमारी लाइफ में हो रही होती हैं, किसी चीज़ में भी हो रही होती हैं। एक फिज़िकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। सिंपल आम वर्डिंग में आपको मैं बताऊं तो केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो आपको सिर्फ फील होता है, जो आपको रियलाइज़ होता है, जिसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो केमिकल चेंज कहलाता है। और वो चेंजेस जो आप देख सकते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो फिज़िकल चेंजेस कहलाते हैं। या फिज़िकल चेंजेस की एक और बेहतरीन एग्जांपल ये होती है कि फ़िज़िकल चेंजेस जो हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं, बट जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिकवर नहीं हो सकते, रिसाइकल नहीं हो सकते। छोटी सी एग्जांपल दे दूँ, अगर आप अपने आप को गौर से देखें तो अगर हम लोग जब छोटे थे, बचपन में थे, तो हमारे हाथों के नाखून, हमारी उंगलियां, कान, नाक, हर चीज़ छोटी छोटी थी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चीज़ें बढ़ती गई। तो ये जो चेंजेस हो रही है ना, मुझे नज़र आ रही हैं, मैं इनको देख सकता हूँ कि मेरे नाखून बड़े हो रहे हैं, हाथ बड़े हो रहे हैं, तो ये फिज़िकल चेंजेस है जिन्हें मैं देख सकता हूँ और छू भी सकता हूँ। दूसरी जो हमारी लाइफ में चेंजेस होती हैं वो होती हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस लाइक मुझे अभी प्यास लग रही है, ठीक है, ये मैं छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, बट फील कर सकता हूँ। ये केमिकल्स हैं अंदर जिनका रिएक्शंस होता है, जिससे मुझे पता चलता है। खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया, तो ये केमिकल चेंजेस होती हैं जो हमें सिर्फ रियलाइज़ होती हैं, हमें फील होती हैं, सिर्फ हम लोग इनको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इस तरह की और बहुत सारी ऐसी डेली लाइफ की एग्जांपल है। ये मैंने ऐसी एग्जांपल दी, शायद आप लोगों को समझ जाए। आप कोशिश करेंगे इसके अलावा केमिकल की, फिज़िकल चेंजेस की, इंटरनेट से, अपनी बुक से सर्च करें कि किस टाइप की चेंजेस जो होती हैं वो होती हैं, उन्हें फिज़िकल और केमिकल जो है डिफरेंस करके लिखें, समझ आएगी। सेकेंड वर्ड इज़ कम्बिनेशन। कम्बिनेशन मीन्स दैट के कंपोजिशन मीन्स दैट जब 2 चीज़ों को आप आपस में मिलाते हैं तो वो कम्बिनेशन बनता है, वो कंबाइन हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। केमिकल कम्बिनेशन, कंबाइन, जो 2 चीज़ें होंगी, इन दोनों का मतलब ये होगा कि आप कोई से भी 2 एटम्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स हैं, चार्जेस हैं, एलिमेंट्स हैं, जो भी चीज़ है, आप उन 2 को कंबाइन करेंगे केमिकली, ठीक है, तो वो चीज़ आपके पास केमिकल कम्बिनेशन कहलाएगी। किस किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, आपने 9th क्लास से पहले 8th में भी पढ़ा था कि उसको बॉन्डिंग का नाम भी देते थे, आयनिक, कोवलेंट और रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती थी जो इनसे मिल सकती थी, जिनके थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम या 2 एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो सकते थे। उन्हें केमिकल कम्बिनेशंस कहा जाता है। केमिकल कम्बिनेशन में एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे इसको पढ़ते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास CH4। ये C और H4, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको पता है कि कार्बन को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन रहते हैं, मिल के रहते हैं, क्योंकि उससे हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट शेल, चारों हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट रहता है और कार्बन का भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। सो ये आपस में मिल के रह लेते हैं। इसे मीथेन कहा जाता है, ये गैस का नाम है जो हम लोग यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल, इसे केमिकल कम्बिनेशन कहा जाता है, जो केमिकल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हुए हैं। इसे कंपोजिशंस भी कहा जाता है कि 2 चीज़ें आपस में कंपोज हो रही हैं, 2 चीज़ें आपस में मिल रही हैं, इसे कंपोजिशंस भी कहा जाता है। ये हमारी बेसिक थी जो हम लोगों ने स्टडी की। अभी हम लोग अपने चैप्टर के कंटेंट्स पे जो है वो आ जाते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़नी है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बोर्ड केमिस्ट्री। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है सेकंड चैप्टर का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहले ये चीज़ आप समझ लें कि जहाँ पे भी कंजर्वेशन का वर्ड आएगा वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। कंजर्वेशन का मतलब है कि द रिएक्शन, द प्रोसेस
is in isolated or the reactions take place in an isolated systems, or the total mass, total momentum, total anything of the system is kept constant is called law of conservation of mass. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये है कि वो जो सिस्टम है, वो जो रिएक्शन है, वो जो चीज़ चल रही है, उसमें जो टोटल मास है वो उसका कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। अभी ये मैंने आपको सिंपल बताया। अभी अगर मैं इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ले जाऊँ या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास अगर सेम है तो उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। मास आफ्टर द रिएक्शन मीन्स द मास इन द एलिमेंट्स प्रेजेंट्स और द यूज फॉर रिएक्टेंट एंड द मास of elements that used for the product are same, so it means law of conservation of mass is implemented on that reaction. So first हमारे पास जो पॉइंट था वो ये था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है कि सिस्टम है वो आइसोलेट होना चाहिए। आइसोलेट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्लोज सिस्टम जो होता है किसी एक, मतलब कि अगर मुझे मास निकालना है तो सिर्फ ये एक चीज़ है, ये एक गिलास है, ये एक बीकर है, ये व्हाटएवर जो भी है, उस चीज़ के अंदर ये गिलास ही बना लूँ बेहतर है। ये गिलास है, इसमें पानी है, ठीक है। अब ये जो इसका पानी है, इस पानी में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मास है वो सिर्फ इस गिलास में जो पानी है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ वो उनका मास कांस्टेंट रहेगा, उससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। ये बात नहीं है कि इसके बाहर जो पानी है, जो बाहर जो चीज़ है उसका भी। आइसोलेटेड सिस्टम एक क्लोज सिस्टम के अंदर जो होगा उससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाएगा। दोबारा एक दफ़ा डेफिनेशन के साथ समझा देता हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम में ऑब्जेक्ट का टोटल मास कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाएगा। सो second content of the chapter is law of constant compositions. compositions का वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया। compositions कंबाइन होने को बोलते हैं, मिल के चीज़ बनने को बोलते हैं, उससे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहते हैं। ये चीज़ जो है ये भी कांस्टेंट कंपोजिशन है, दो चीज़ें आपस में जो है वो मिली हुई हैं। इसके अलावा NaCl होता है, ये भी आपके पास जो है वो Na और Cl का कम्बिनेशन है, ये भी कंपोज हुई हुई चीज़ें। कंपोज आप बोलते हैं जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं उन्हें कंपोज किया जाता है, उन्हें मिलाया जाता है, उनका कंपोजिशन होती है, उसे कंपोजिशन कहा जाता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या चीज़ है? अच्छा, पहले जो चीज़ मैं बता दूं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक साइंटिस्ट ने मास दिया था, उसकी एक डेट है, उसने एक प्रैक्टिकल किया था। सेकंड वन सेम एज इट इज़, थर्ड वन, फोर्थ वन, चारों के चारों लॉज हैं, इनके कोई ना कोई साइंटिस्ट हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इनका रिमेनिंग वर्क है कि ये किस साइंटिस्ट ने दिया, कब दिया और उसने कौन से प्रैक्टिकल से ये प्रूफ किया, ये आप लोग होमवर्क के तौर पे करके आएँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आए कि लॉस ने दिया क्या था। ये मैं समझा देता हूँ। ये वर्क आप लोगों ने करना है कि किस साइंटिस्ट ने दिया, ये कब दिया और कौन सा एक्सपेरिमेंट करके दिया, कौन सा प्रैक्टिकल से ये बात उसने प्रूफ की। ये मैं नहीं करा रहा क्योंकि ये आप लोगों का होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूँ ताकि आपको एक जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कंप्लीट समझ आए कि ये किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया और इसकी वजह क्या है, ये है क्या, ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ कहाँ होता है। तो जो इसकी हिस्ट्री है या जो इसका बैकग्राउंड है वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोगों ने करना है। और जो बेसिक है कि चीज़ है क्या वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिशन, कोई भी कम्बिनेशन जो आप कहीं से भी लेते हैं वो रिमेन, उसका जो एटॉमिक नंबर है या जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी। इस सेकंड लॉ में उन्होंने हमें ये बात बताई थी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। एग्जांपल दे दूं आपको समझ आती है। आप पानी है, एक पानी का एक गिलास जो है वो आपने घर के किसी भी टैप वगैरह से निकाल के ले आए, एक गिलास वो रख लें।
बारिश हो रही है बाहर, बारिश से एक पानी का गिलास भरें, वो निकाल के यहाँ पे रख के ले आएँ। एक पानी का जो गिलास है वो आप फिल्टर से, फिल्ट्रेशन प्लांट से जो है वो यहाँ पे ला के रख दें। तीनों जो पानी के गिलास आपने रखे ना, तीनों की डिफरेंट कंपोजिशंस है वो बेसिकली पानी ही, बट उसमें और बहुत सारी चीज़ें एडिड हैं। आप जो बारिश वाला लेके आएंगे उसमें कुछ और कंपोजिशंस, कुछ एसिड्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें ऐड हो रही होंगी। इस तरीके से फ़िल्टर वाला जो है वो ज़रा प्योरीफाइड होगा, वो प्योर होगा, उसमें कंपोजिशंस कम होंगी एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और जो थर्ड वन है वो ज़रा दरमियानी लेवल का होगा, उसमें भी कुछ कंपोजिशंस होंगी, कुछ नहीं होंगी। सो जितनी भी चीज़ें हैं वो वापस आके कांस्टेंट कंपोजिशन पे रुक जाएंगी। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज दैट कि ये आपके पास H2O है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन जो है वो 16 है। आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, सो 1 × 8, सो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। सो इस लॉ के थ्रू ये वाली बात जो है वो प्रूफ होती है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस के जो कंपोजिशन है वो उनके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अच्छा, फर्स्ट जो लॉ था उस वाले लॉ में भी, फर्स्ट जो लॉ था उस वाले लॉ में भी आप लोगों ने ये बात पढ़ी, और जो फर्स्ट वाला लॉ जो आपने पढ़ा इसका भी जो प्रैक्टिकल है वो भी आप लोगों ने करना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की एक एग्जांपल मैंने करा दी, इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल आपकी बुक में भी है, एक एग्जांपल आप इंटरनेट से भी देखें, फिर इसको देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है हमारी लाइफ में किस जगह पे इम्प्लीमेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में ये दो ही कंटेंट बहुत हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 कंटेंट जो हैं वो और डिस्कस करेंगे। मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, देन फिर आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। केमिकल फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं वो आप लोगों को पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, इसकी भी स्टार्टिंग में पढ़ ली है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कंजर्व रहेगा। कंजर्व मीन्स दैट कि उसका जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन मीन्स दैट जो एलिमेंट्स हैं जो किसी भी कंपोजिशन में यूज हो रहे होंगे उनका जो एटॉमिक नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आपकी बुक में एक और एग्जांपल भी दी हुई है, वो मैंने इसलिए नहीं कराई ताकि आप लोग उसको होमवर्क के तौर पे खुद करें और आपको समझ आए। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।